Welcome to my channel A Road to History। आज इस चैनल में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर चर्चा करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री बीए प्रोग्राम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के मुख्य रूप से तीन स्रोत हैं, तीन सोर्सेस हैं जिससे हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते हैं। पहला अर्थशास्त्र कौटिल्य का, दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका और तीसरा अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ये तीनों सोर्स जो है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और अशोका ने जो चेंजेस लाए कुछ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। इन सोर्सेस की जब छानबीन हम करते हैं और उससे जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसके आधार पर ये पता चलता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राचीन कालीन भारत का एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक उदाहरण है। मॉडर्न साम्राज्य जो है वो बहुत भास्ट साम्राज्य था, बहुत विस्तार उसका हो चुका था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया मौर्य प्रशासकों के द्वारा, मौर्य सम्राटों के द्वारा। कौटिल्य कहता है कि जो राजा होता है उसको अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र रूल करना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता था कि सम्राट का जो ऑर्डर होता था, जो उसके लॉज होते थे वो सरपास कर जाते थे किसी भी उस तरह के धार्मिक जो व्यवस्था थी या जो धार्मिक रूल था उसको वो सरपास कर जाते थे। राजा सबसे इम्पोर्टेंट था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। राजा लास्ट कोर्ट ऑफ अपील, जो सुप्रीम कमांडर जनरल राजा ही होता था, लॉ मेकर राजा ही होता था। तो वो सबसे पावरफुल, सबसे सेंट्रल यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का केंद्रीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासक है वो सम्राट होता था, जो सबसे सुप्रीम होता था। वही सबसे बड़ा कानून बनाने वाला, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, उनको रिमूव करना, ये सारे उसके कार्य थे। सबसे बड़ा न्यायाधीश वो था, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील था। तो ये उसके पावर को दर्शाता है कि वो कितना पावरफुल है। एंड किंग वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद की भी चर्चा हुई है जो राजा को असिस्ट करता था। नॉर्मली मंत्री परिषद में 17 से 23 मेंबर्स होते थे और एक इनर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी बात की गई है। ये इनर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 3 to 5 मेंबर होते थे, जिनमें जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे वो रहता था। इसकी तुलना हम अभी के कैबिनेट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे हम कर सकते हैं। जिस तरह से अभी कैबिनेट है उस तरह से हम इनर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मान सकते हैं और अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसकी तुलना हम कर सकते हैं। इनके अलावा वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लार्ज कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल्स। बहुत सारे ऑफिशियल्स की चर्चा होती है। चूंकि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी तो ऑफिशियल्स की आवश्यकता थी ही, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स की चर्चा होती है। वी हैव अ न्यू कैडर, एक नए कैडर की चर्चा होती है, तीर्थाज, जिनकी संख्या 18 थी। ये एक नया कैडर इंट्रोड्यूस हुआ था जो ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा 27 अध्यक्ष होते थे, अध्यक्षाज कहा जाता था, ये ऑफिशियल्स होते थे। उसके बाद अमात्य कैडर, महामात्रास कैडर,
राज्य का, युग का, प्रदेश का, अलग अलग कैडर के ऑफिशियल्स की चर्चा हमको मौर्यन साम्राज्य में मिलती है, मौर्यन प्रशासनिक व्यवस्था में मिलती है, जो विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी जिनको दी जाती थी, जो संभालते थे और राजा को असिस्ट करते थे। लेकिन इन सब पे राजा का कंट्रोल होता था, ओवरऑल कंट्रोल राजा का होता था। बिल्कुल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। जो ऑफिशियल्स थे उनको कैश पेमेंट भी दी जाती थी। जैसा सोर्सेस से जानकारी मिलती है कि जो मिनिमम है वो 10 पनाज और मैक्सिमम 48,000 पनाज सैलरी के रूप में दी जाती थी। तो देयर वाज अ वाइड गैप बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट सैलरी। हम एक बहुत बड़ा गैप भी देखते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी में। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक सेंट्रलाइज फॉर्म में वर्क करता था, जिस पर राजा का कंप्लीट कंट्रोल होता था। इतने बड़े प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस की भी आवश्यकता होती है और इसलिए मौर्यन साम्राज्य में हम देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात होती है। लैंड रेवेन्यू पर भी एक इम्फेसिस दिया जाता है। इवन कौटिल्य के द्वारा भी लैंड रेवेन्यू पर इम्फेसिस दिया जाता है। एक ऑर्गेनाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम को विकसित किया गया और डिफरेंट ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए ताकि लैंड रेवेन्यू जो है वो अच्छी तरह से एसेस किया जा सके और उसको कलेक्ट किया जा सके। राज्य का जो है वो पहले लैंड असेसमेंट ऑफिशियल्स ही था। बाद में अशोका के टाइम में उसको जुडिशियल पावर भी दे दिया गया, लेकिन पहले वो लैंड असेसमेंट ऑफिशियल था जो गोपा और स्थानिक उसको असिस्ट करते थे। इसके अलावा जनपद के स्तर पर समाहर्ता लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हाईएस्ट ऑफिशियल था, जो लैंड रेवेन्यू निर्धारित करता था, उसको एसेस करता था। और सन्निधाता एक दूसरा ऑफिशियल था जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। इसके अलावा काश्तगाराध्यक्ष की भी चर्चा मिलती है, जो यह दर्शाता है कि जो अनाज के रूप में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता होगा तो उसको जिस गोडाउन में रखा जाता होगा उसकी देख रेख करता था। अर्थात लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़े हुए ये डिफरेंट टाइप के ऑफिशियल्स थे जो ये दर्शाते हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौर्यन पीरियड में डेवलप हुई थी। कर, भाग, बलि, हिरण्य नामक इंपॉर्टेंट टैक्स थे जो कलेक्ट किए जाते थे। इसके अलावा भी कुछ टैक्स की चर्चा होती है, जैसे सेना भक्त कर, वो सेना के डेवलपमेंट के लिए, आर्मी को और स्ट्रेंथन करने के लिए सेना भक्त कर भी लिया जाता था। इसके अलावा इमरजेंसी टैक्स की भी चर्चा कौटिल्य करता है कि राजा अगर चाहे तो इमरजेंसी टैक्स 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, उपज का चौथा हिस्सा ले सकता है, लेकिन अपने पूरे शासनकाल में कोई भी राजा एक ही बार इमरजेंसी टैक्स ले सकता है। इसके अलावा एलिगेशनल सेस की भी चर्चा होती है, जो 1/6 to 1/12 होता था, उपज का छठा हिस्सा या 12वां हिस्सा लिया जाता था। जिन जमीनों को राजा के द्वारा बनाए गए कैनल से या सिंचाई के जो भी साधन डेवलप किए गए थे उससे सिंचाई की जाती थी, उनसे ये टैक्स लिया जाता था। तो इस तरह से अलग अलग टैक्स की भी चर्चा होती है जो मौर्यन पीरियड में कलेक्ट किया जाता था ताकि रॉयल ट्रेजरी जो है वो रीच रहे, उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें, जुडिशियरी सिस्टम की, तो हम देखते हैं कि मौर्यन पीरियड में और खास करके अशोका के पीरियड में एक यूनिफॉर्म जुडिशियरी सिस्टम डेवलप होता है और लोअर लेवल से हायर लेवल तक कोर्ट डेवलप किए जाते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के कोर्ट की चर्चा होती है, एक धर्मस्थ कोर्ट और एक कंटक शोधक। ये दो तरह की कोर्ट की चर्चा होती है, जिसमें कंटक शोधक जो है वो क्रिमिनल केसेस देखता था और कंटक शोधक का जो हेड होता था उसको दंडिक कहते थे एंड ही वाज गाइडेड बाय द धर्मशास्त्र एंड रॉयल डिग्री। उसको धर्मशास्त्र में जो रूल्स थे
उसके द्वारा और राजा के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, जो समय समय पर लॉ बनाए जाते थे, उससे वो गाइडेड होता था। दूसरा कोर्ट जो है धर्मस्थ न्यायालय, वो एक तरह से अभी जैसे सिविल कोर्ट होता है, वो सिविल कोर्ट की तरह होता था, और उसका जो अध्यक्ष होता था वो धर्मस्थ ही होता था। एंड ही वाज गाइडेड बाय द धर्मशास्त्र। उसको वो धर्मशास्त्र के हिसाब से ही अपना निर्णय देता था। तो ये दो प्रकार के कोर्ट की भी चर्चा होती है, जो लोअर लेवल से हायर लेवल तक थी। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियरी सिस्टम को डेवलप किया गया मौर्यन पीरियड में। अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी भी बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करना था, तो उसके लिए एक मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की जरूरत थी। ग्रीक सोर्सेस के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रीक सोर्सेस तो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम में 6 लाख आर्मी थी, लेकिन वो शायद कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एक असेसमेंट करें तो 3 to 4 लाख आर्मी मौर्यन एम्पायर में थी। जो पहले से 4 विंग चले आ रहे थे वो अभी भी थे, इन्फैंट्री, कैवलरी, चैरियट और एलिफेंट से जो हस्ती सेना होती है, वो तो 4 पहले से ही थे। पहले भी जो राजा थे ये 4 तरह की सेना रखते थे, 4 विंग होती थी, अभी भी वो चारों थी। इसके अलावा मौर्यन पीरियड में 2 नए विंग जोड़े गए, एक नेवी और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, जिसका काम था कि सेना को कहीं भी मोबिलाइज होने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, तो सड़कों की व्यवस्था सही होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 नए विंग जोड़े जाते हैं मौर्यन पीरियड में। इससे भी पता चलता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के प्रति कितने जागरूक थे और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कितना कुछ कर रहे थे। अब अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो सोर्सेस बताते हैं उस हिसाब से मौर्यन पीरियड में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप हुआ था। चंद्रगुप्त के समय 3 प्रोविंस थे, बिंदुसार के समय 4 और अशोक के समय 5 प्रोविंस माने जाते हैं। जो नॉर्दर्न प्रोविंस था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। जो सदर्न प्रोविंस था उसकी जो बिंदुसार के समय जोड़ा गया, सदर्न प्रोविंस की राजधानी सुवर्णगिरी थी। जो वेस्टर्न प्रोविंस है उसकी राजधानी उज्जैनी थी। जो ईस्टर्न प्रोविंस है अर्थात कलिंग, उसकी राजधानी तोसली थी। और जो सेंट्रल था जिसको प्रासी भी कहते हैं, उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो ये जो 5 प्रोविंस थे, इन प्रोविंस के जो हेड होते थे उनको वाइसराय या गवर्नर के रूप में हम कह सकते हैं, जो नॉर्मली रॉयल हाउस से होता था, या तो राजकुमार होता था या रॉयल फैमिली से ही कोई होता था। एंड ही वाज आल्सो असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करता था। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद वायसराय को असिस्ट करता था प्रोविंस में, वो उस वायसराय के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि वो राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। तो ये दर्शाता है कि राजा किस तरह से एक सेंट्रलाइज फॉर्म में काम कर रहा था और प्रोविंस पर भी किस तरह से वो कंट्रोल रखता था। तो इस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, लेकिन उस पर भी राजा का पूरी तरह से कंट्रोल होता था। इसके बाद अगर हम जनपद की बात करें, जो एक स्मॉलर यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जनपद भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट था। वहाँ भी अलग अलग पदाधिकारी थे जो वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे। जनपद का जो मुख्य पदाधिकारी होता था वो समाहर्ता होता था, और उसके सपोर्ट के लिए गोपा, स्थानिक, प्रादेशिका जो होते थे, राजुका भी सपोर्ट करता था। तो इस प्रकार से जनपद का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। और जब लोएस्ट यूनिट जो है वो विलेज है, गांव है, जिसका मुख्य पदाधिकारी या ऑफिशियल ग्रामीण होता था, और उसको भी सपोर्ट करने के लिए गोपा और स्थानिक होते थे। मौर्यन पीरियड में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप होता है। खास करके पाटलिपुत्रा का एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होता है। उसके बारे में 2 तरह के विचार हैं। एक विचार मेगास्थनीज का है जो एक कमिटी सिस्टम की बात करता है, और एक विचार अलग से कौटिल्य का है। मेगास्थनीज के अनुसार
6 कमिटीज थे जो 5-5 मेंबर के बने होते थे और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट या काम की जिम्मेदारी दे दी गई थी। जैसे कि ट्रेड कमेटी एक होती थी जिनका काम था ट्रेड को देखना। एक कमेटी ऐसी होती थी जो फॉरेनर्स जो ट्रेडर आते थे उनको देखते थे। फिर एक कमेटी ऐसी होती थी जो डेथ एंड बर्थ का रिकॉर्ड रखते थे। तो इस तरह से 6 कमेटियां बनाकर पाटलिपुत्रा के प्रशासन को चलाया जाता था। लेकिन कौटिल्य दूसरी बात करता है। कौटिल्य के अनुसार जो मुख्य पदाधिकारी होता था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नागरक होता था और उसकी सहायता के लिए गोपा और स्थानिक होते थे, ऐसी बात कौटिल्य कहता है। तो ये 2 तरह के विचार अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें मिलते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। तो इस प्रकार से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया गया था। अशोक के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ बदलाव आए। जो सबसे पहला बदलाव एक आया, एक पैटर्नल मोनार्की का कंसेप्ट आया। अशोक एक पैटर्नल मोनार्की का कंसेप्ट लाता है। वो ये बताना चाहता है कि जितने भी सिटीजन हैं, जो भी प्रजा है, वो उसके बच्चे के समान है। और इस तरह से एक पैटर्नल मोनार्की के कंसेप्ट को लाने का प्रयास करता है या लाता है। रमीला थापर भी इसके बारे में कहती हैं कि एक डिवाइन कंसेप्ट को लाने की कोशिश थी अशोक के द्वारा। और इसके अलावा वो कई चेंजेस लाता है ऑफिशियल्स के पावर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो बहुत सारे चेंजेस लाता है। जैसे राजुका जो पहले एक रेवेन्यू ऑफिशियल था, उसे राजुका को न्यायिक अधिकार दे दिया जाता है, जुडिशियल पावर दे दिया जाता है और जनपद में वो प्रदेशिका को डिस्प्लेस कर देता है और राजुका ऑल पावरफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑफिशियल्स भी वो अपॉइंट करता है। एक दूसरा ऑफिशियल जो अंतपाल, पहले जो अंतपाल होता था उसकी जगह पर अंत महामात्रा को वो नियुक्त करता है। अंतपाल का काम मुख्य रूप से बॉर्डर को डिफेंड करना होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था। लेकिन जो उसकी जगह पर अंत महामात्रा को नियुक्त करता है अशोका, उसका प्राइम वर्क था वेलफेयर ऑफ द पीपल और सब कार्यों के अलावा वो पीपल के वेलफेयर का और टू प्रोपगेट धम्मा को प्रोपगेट करने का भी काम उसका होता था। तो इस तरह से कुछ ऑफिशियल्स को वो नाम बदलकर कुछ अलग पावर्स दिए अशोक ने और एक नया चेंज लाने का प्रयास वो करता है। स्त्री अध्यक्ष महामात्रा जिसकी चर्चा कौटिल्य करता है, जिसका मुख्य काम वुमेन के बर्थ और डेथ को रजिस्टर करना था और कुछ पॉलिटिको रेवेन्यू काम भी था, उसकी जगह अशोक इथिझक महामात्रा एक नया कार्य लाता है जिसका मुख्य काम वेलफेयर ऑफ द वीमेन था। इसके अलावा नागरक की जगह नगर व्यवहारिक महामात्र ऑफिशियल आता है अशोक, जो नागरक से ज्यादा पावरफुल था। तो ये हम बदलाव देखते हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंजेस लाए हैं अशोका ने और खास करके कलिंग के मुद्दे को लेकर या कलिंग के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो चेंजेस लाता है। नाउ कलिंगा वाज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग। कलिंग जो है अब सम्राट का एक डायरेक्ट उत्तरदायित्व बन जाता है कलिंग को, और कलिंग के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना उसका सम्राट का काम हो जाता है। एक ये चेंजेस लाता है। दूसरा वो चेंज ये भी लाता है कि एवरी 5 years पर युक्ता प्रदेशिका जो ऑफिशियल्स थे वो टूर पर जाते हैं डिफरेंट जगहों के, ताकि जो वेलफेयर मेजर है वो तो डेवलप हो ही, लोगों का वेलफेयर हो ही, इसके साथ ही जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उन पर भी कंट्रोल रखा जा सके। एक और बदलाव लाता है अशोक, जिनको भी डेथ सेंटेंस मिलता है, जिनको भी मृत्यु दंड प्राप्त हुआ था या दिया जाता था, उनको 3 days रेस्पाइट देता है, मतलब 3 दिनों की छुट्टी। इसका मतलब ये होगा कि जिस डेट को उसको वो सजा मिलती, मृत्यु दंड की सजा, अब उस डेट को नहीं मिलेगी बल्कि 3 दिनों के बाद मिलेगी। इन बिटवीन अगर वो चाहे तो अपने रिश्तेदारों से या जो भी जिन लोगों से मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। तो इस तरह का एक छूट देता है जो एक उसके वेलफेयर कंसेप्ट को या पैटर्नल मोनार्की का कंसेप्ट को है, उसको भी ये दर्शाता है।
तो इस प्रकार से अशोक जो है वो कुछ चेंजेस लाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, लेकिन जो बेसिक नेचर है एडमिनिस्ट्रेशन का, सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक अथॉरिटेरियन जो रूल है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अभी भी एक सेंट्रलाइज रूल ही चल रहा था और कोई भी पॉपुलर पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम नहीं देखते हैं। हम कह सकते हैं कि आउट एंड आउट एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्यन पीरियड में था, जिसमें सम्राट ऑल पावरफुल होता था। तो आज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ही। मेरे अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप वहाँ जाकर मेरे दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, लोगों को सजेस्ट कीजिए, वो भी देखें, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।